बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन ने गज़ा में बड़ा शानदार एक नक्शा पेश किया डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर पे। उसके ऊपर पूरी दुनिया से कुछ रद्दमल भी आ रहा है। नक्शा मैं आपको दिखाऊंगा, प्लान क्या है वो भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले DGISPR आज मुलाकात करने जा रहे हैं यूट्यूबर्स से, यानी इन्हें यूट्यूबर्स कहा जाता था और ताने दिए जाते थे। आज से कुछ अर्सा पहले तक जिन सहाफ़ियों को नौकरियों से निकाल दिया जाता था और जो लोग यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर अपनी कवरेजेस करते थे या अपना तज्जिया करते थे या खबरें पेश करते थे, उन्हें ताना दिया जाता था, उन्हें घटियापन का निशाना बनाया जाता था। लेकिन ये एक बहुत बड़ी हकीकत है जिससे सबसे पहले इमरान खान साहब ने समझा और वो समझ गए कि पाकिस्तान का सोशल मीडिया ये पाकिस्तान का फ्यूचर मीडिया है। तो इन्होंने कंट्रोल तो कर लिया सारा का सारा, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, अखबारात भी कंट्रोल हो गए, टेलीविजन भी कंट्रोल हो गए, लेकिन वहां से काम बना नहीं, वहां से बयानिया नहीं बना। और अब पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी ज़ेरे निगरानी कुछ डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स बनाए, लेकिन जो भी प्लेटफॉर्म वो बनाते हैं वो बड़ी जल्दी बेनकाब हो जाता है। सबको पता चल जाता है कि ये प्लेटफॉर्म उनका, और फिर उसके बाद वो प्लेटफॉर्म भी फारिग हो जाता है। तो अब जनाब उन्होंने यूट्यूबर से मुलाकात करने का फैसला किया। बहुत सारे यूट्यूबर्स को ये दावत दी गई पहले, फिर उन्हें कंफर्मेशन की कॉल आई और उन सबसे कहा गया कि DGISPR आपसे मुलाकात करेंगे। अब क्योंकि मैं भी यूट्यूब के ऊपर वीडियो करता हूं, साबिर शाकिर भाई भी करते हैं, मोहित पीरजादा साहब भी करते हैं और बहुत सारे लोग हैं वो भी करते हैं। अब वजाहत सईद खान साहब हैं वो भी यूट्यूब पे करते हैं। यहां नजम बाजवा साहब रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो जर्नलिस्ट हैं और वो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस करते हैं। तो फिर हमारा भी हक बनता है कि हम सवालात करें और हमें भी सवालात करने की इजाजत होनी चाहिए। वो कि आजकल हमारे बारे में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं सोचते DGISPR या उनके अदारा। लेकिन चले, मैं इदारा को तो मैं नहीं कह सकता, फौजी तो हमारे भाई हैं बहुत सारे और बड़ा प्यारा उनसे एक दिल का ताल्लुक है, एक रिश्ता है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन ये फौजी की आदत आती जाती रहती है, कभी कोई आता है एक पॉलिसी ले आता है, दूसरा आता है एक और ले आता है। ये नौजवानों से भी जा जाकर मिलते हैं कॉलेजेस में। तो चंद सवालात हैं जो इनके सामने जरूर रखे जाने चाहिए। तो जो हमारे दोस्त जा रहे हैं उनसे गुजारिश है कि ये 12 सवालात हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये आप DGISPR से जरूर पूछें। और अगर DGISPR का महकमा ये सुन रहा है और मुझे पता है मेरी वीडियो को सुनते हैं, तो वो ये 12 सवालात लिखकर DGISPR के सामने रख दें। मैं उम्मीद करता हूं कि वो इनके जवाब दे देंगे। नंबर 1, आप कहते हैं कि आपका सियासत में कोई किरदार नहीं है, मगर आपके वजीर दिफा ये कहते हैं कि जनरल बाजवा ने जितनी घटिया सियासत की उतनी तो किसी ने भी नहीं की। आप जनरल बाजवा के साथ भी DGISPR थे, आप जनरल आसिम मुनीर के साथ भी DGISPR हैं। क्या आप ये बता सकते हैं कि जनरल बाजवा के दौर में भी आप यही कहते थे कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, आज भी आप यही कहते हैं कि आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं? तो क्या आपका वजीर दिफा झूठ बोल रहा है? तो सियासत से फौज के ताल्लुक के ऊपर जरूर एक सवाल पूछें और मिसालें देकर पूछें। नंबर 2, आप ये कहते हैं कि आपके इदारे में अकाउंटेबिलिटी है। 4 मरतबा आपके इदारे के जर्नैलों ने पाकिस्तान के आईन को बराह रास्त आकर तोड़ा और मार्शल लॉ लगा दिए। इनमें से एक भी मार्शल लॉ लगने वाले डिक्टेटर के खिलाफ क्या आज तक कोई कोर्ट मार्शल हुआ? क्या कोई कानूनी कार्रवाई हुई? क्या इदारे ने कोई कार्रवाई की? क्या किसी को कोई सजा दी गई? मैं सिर्फ 4 डिक्टेटर्स की बात कर रहा हूं जिन्होंने बराह रास्त आकर मुदाखलत कर दी और हुकूमतों पर कब्जा करके आईन को तोड़ दिया। जो लोग बराह रास्त नहीं आए और उन्होंने हुकूमतों के खिलाफ साजिशें की, वो अलग है। तो अगर अकाउंटेबिलिटी है फौज के अंदर बतौर इदारा, तो इन डिक्टेटर्स में से किसको सजा हुई, इसकी तफसीलात बता दीजिए। नंबर 3, हमेशा सियासतदान ही जेलों में क्यों जाते हैं? हमेशा सदर और वजीर आजम ही जेलों में क्यों जाते हैं? आज तक कभी कोई आर्मी चीफ जेल में क्यों नहीं गया? खासतौर पर जो 4 डिक्टेटर्स थे उनमें से कोई भी जेल में क्यों नहीं गया? नंबर 4, इस्तिस्ना जब अंबिया इकराम ने नहीं लिया, जब खुलफाए राशिदीन ने नहीं लिया, जब अहले बैत को इस्तिस्ना नहीं मिला, जबकि जय्यद उलमा इकराम पाकिस्तान के ये कह चुके हैं कि ये शरीयत के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है और कुरान मजीद की तालीमात के खिलाफ है, तो आपके इदारे के सरबराह ने ये इस्तिस्ना क्यों कबूल किया? नंबर 5, आप 9 मई की माफी का तकाजा करते हैं कि एक सियासी जमात जिसने 9 मई को कुछ ऐसी हरकत की जो आपको पसंद नहीं आई, वो ये कहते हैं जी हमने नहीं की, आपने की। चले जो भी है, आप ये कहते हैं कि 9 मई की माफी का आप तकाजा करते हैं कि माफी मांगी जाए और कई मरतबा आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ये कह चुके हैं कि इंतशार छोड़ें और सदके दिल से माफी मांगे। मगर आज तक आपके इदारे ने मुल्क टूटने की माफी क्यों नहीं मांगी? आज तक आपने यहां पे डिक्टेटरशिप बार बार लाने के लिए या मार्शल लॉ लगाने के लिए माफी क्यों नहीं मांगी? क्या आपको माफी नहीं मांगनी? नंबर 6, पाकिस्तानी फौज से मुंसलिक इदारे कारोबार क्यों करते हैं? क्या अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, भारत, चीन, रूस या दुनिया की कोई भी बड़ी फौज कारोबार करती है? और अगर आप पाकिस्तान में कारोबार करते हैं तो इन कारोबारों पे आपको किस किस्म की इम्यूनिटी या टैक्सेस में छूट, यानी कितनी छूट आपको मिलती है? दीगर मामलात में आपको कितनी सब्सिडी और कितना छूट आपको मिलता है कारोबार करते हुए? ये भी तफसीलात शेयर कर दें। नंबर 7,
क्या आप कश्मीर की आजादी के लिए कोई डेडलाइन दे सकते हैं? हर चीज की आपके पास डेडलाइन होती है ना कि इतने अरसे में ये कर देंगे, फिर ये कर देंगे, फिर ये कर देंगे। क्या कश्मीर की आजादी का कोई रोड मैप आपके पास है और उसकी कोई डेडलाइन आप दे सकते हैं? क्योंकि 78 साल से आपका दावा है कि आप कश्मीर आजाद करवाएंगे। नंबर 8, आज तक आईने पाकिस्तान की सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जी पाकिस्तान के किस इदारे ने की? इसका जवाब भी दे दें। नंबर 9, क्या आप यह बता सकते हैं कि आलमी मुलाकातों में कौन कौन से जमहूरी ममालिक अपने आर्मी चीफ को साथ लेकर जाते हैं? कल जो मुलाकात हुई वहां पे डेविस में, स्विट्जरलैंड में, वहां पाकिस्तान के फील्ड मार्शल गए हुए थे शहबाज शरीफ साहब के साथ। आप बता सकते हैं कि और कितने ममालिक हैं जो अपने आर्मी चीफ को अपने साथ लेकर आए उस मुलाकात में? नंबर 10, अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने यह दावा किया कि पाकिस्तान ने अपनी फौज गजा भिजवाने के लिए खुद ऑफर की है और लिखकर ऑफर की है। इसकी क्या वजह है? अगर आप ये कहते हैं कि यह हुकूमत का फैसला, हुकूमत से पूछें, तो हुकूमत तो अपने फैसले भी आपसे पूछकर करती है और वो बबंगई धोल ये कहते भी हैं और वो बार बार कहते हैं कि ये हाइब्रिड निजाम चल रहा है और फौज हमारे साथ हर फैसले के अंदर शामिल है। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि गजा में फौज भिजवाने के फैसले में फौज शामिल ना हो? तो आप ये बता दें कि क्या कभी पाकिस्तानी फौज हमास को गैर मुसल्लह करेगी? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का नुक्ता नंबर 1 यही है, वो यही कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज जो है वो हमास को गैर मुसल्लह, यानी जो भी फौज आएगी वो हमास को गैर मुसल्लह करेगी और पाकिस्तान अपनी फौज भिजवाने की अर्जी पहले ही डाल चुका है। इसके बारे में आप जवाब दे दें दोनों सवालों के। नंबर 1, कि जो मार्को रूबियो ने कहा वो ठीक है या गलत है कि हम फौज भिजवाने के लिए दरखास्त कर चुके हैं? नंबर 2, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो फौज जाएगी वो हमास को गैर मुसल्लह करेगी, आप इस पे क्या राय रखते हैं? और आखिरी और 12वां सवाल, दहशतगर्दों को वापस लाने का जो फैसला है वो जनरल बाजवा और जनरल फैज ने किया था, ये सब जानते हैं। पीटीआई का मुतालबा है कि, और उनका ये कहना है, वो बड़ा क्लियरली कहते हैं कि हमने ऐसा कोई फैसला नहीं किया था, बल्कि यह फैसला उनकी हुकूमत गिरने के बाद हुआ था। जिसका सबूत यह है कि राणा सनाउल्लाह साहब ने जब पीडीएम की हुकूमत बन गई तो तब अनाउंस किया था कि तालिबान की वापसी के हवाले से हमने इस मुशावरत की है और उसके अंदर कुछ फैसले हुए हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर तो यह फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था या बाद की हुकूमत ने किया था, तो तमाम हुकूमती मुलाकातों की मीटिंग्स के जो मिनट्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। तहरीक इंसाफ का चैलेंज है कि आप वो मिनट्स निकालें और साबित करें कि यह फैसला पीटीआई ने किया था। हालांकि जो शवाहिद मौजूद हैं वो ये बताते हैं कि यह फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरने के बाद हुआ, दहशतगर्द भी उनकी हुकूमत गिराने के बाद लाए गए और इसकी शदीद मुखालफत मुराद सईद ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की थी। मैंने खुद भी इस पे बहुत सारे वीलॉग किए थे। तो डीजीआई इस प्यार से जानना चाहते हैं कि दहशतगर्दों को लाने वाले इन जर्नैलों से क्या आज तक कोई पूछगछ हुई या नहीं हुई? तो ये वो चंद 12 सवाल आते, पूछने को तो मैं 1200 सवाल पूछ सकता हूं, मैं अपने बारे में पूछूं तो 15-20 सवाल पूछ सकता हूं, लेकिन डीजीआई एसपीआर साहब को इन सवालात के जवाब देने चाहिए और ये जवाब मैं नहीं, पूरी कौम जानना चाहती है। हमें पता तो चले कि एक्चुअली आप हर दफा अपना कोई ना कोई बयानियां बता देते हैं, कभी हमारे सवालों के जवाब दीजिए। ये वो सवाल है जो आपके सामने बैठकर करना शायद मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि शुगर कोटिंग करके या किसी भी तरह इनको नरम करके इन सवालात को डीजीआई एसपीआर तक हमारे जो दोस्त आज जाएंगे मुलाकात करने के लिए वो किसी न किसी तरह पहुंचाएंगे और उनके अपने ज़हन में भी बहुत सारे सवालात होंगे, करंट अफेयर से मुताल्लिक भी, बाकी चीजों से मुताल्लिक भी। नाज़रीन, अब आ जाएं जो नक्शा एक पेश किया डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर ने। इस नक्शे के ऊपर बड़ा रोला पड़ा हुआ है। मैं पहले आपको ये नक्शा दिखाता हूं, ये देखें नक्शा, ये नक्शा है। इसके अलावा तस्वीर भी उन्होंने बनाई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनी हुई थी। उन्होंने दिखाएंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़े बड़े प्लाजे हैं, बहुत खूबसूरत इमारात हैं, बड़ी अच्छी सड़कें हैं, बड़ा जबरदस्त एयरपोर्ट है, बागात, फसलें, बहुत कमाल, खेलों के मैदान। ये ऐसा लगता है जैसे एक रेजिडेंशियल सोसाइटी का, एक रिहायशी कॉलोनी का एक नक्शा बनाया गया। गजा जहां पे बेशुमार इंसानों का कत्लेआम किया गया, जहां बच्चों के सबसे बड़े कब्रिस्तान हैं, जहां पे इज्तिमाई कब्रें मौजूद हैं, गजा जहां पे जुल्म और बर्बरियत का एक पूरा दौर हमने देखा, वहां पे एक रिहायशी कॉलोनी बनाई जा रही है। अब ये कॉलोनी का नक्शा आ गया और इस नक्शे के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बात की है। सबसे पहले लग्जमबर्ग से ताल्लुक रखने वाले आलमी सहाफी हमजा अत्तार ने बोर्ड ऑफ पीस और जैरेड कुशनर की प्रेजेंटेशन पे ये तबसरा किया है और ये तबसरा अब आप देखें, नक्शा अपने सामने रख लें और आप देखते रहें। वो ये कहते हैं कि गजा की पट्टी में ये जो पर्पल कलर का इलाका है, जिसको डार्क गुलाबी कलर का जो बनता है, ये अमीर तबके के लिए मखसूस इलाका है, यानी ये मरीन का इलाका है। ये बिल्कुल फ्रंट के ऊपर होगा खूबसूरत सा, और इसके अलावा 3 जजीरे भी हैं जो बहुत खूबसूरत इलाका है और ये अमीर तबके के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए इसको मुख्तस किया जाएगा। जो पीला रंग है, यहां पे वर्क फोर्स रहेगी, यानी जो लोग काम करने वाले लोग हैं, वर्कर्स हैं, जो यहां पे दफातर में काम करेंगे, ग्राउंड पे काम करेंगे, उन सब के लिए जो रिहायशी कॉलोनियां बनेंगी वो ये पीले रंग के इलाके में बनेगी। सफेद रंग जो है वो इसराइली कब्जे को मामूल पर लाने का अमल है
اور مصر کے ساتھ کوئی سرحد نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ بیچ کا جو ایریا وہ ختم کر دیا گیا اور اب سب کچھ اسرائیل کے ذریعے ہوگا. رفح کراسنگ کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. رفح وہ علاقہ ہے جہاں سے کراسنگ کر کے امدادی سامان غزہ کے اندر داخل ہوتا تھا, وہ ختم کر دیا گیا اس نقشے میں. ان کا یہ دعویٰ ہے اور ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ توازن کی پوری تبدیلی کر دی گئی ہے اور جو آبادی ہے اس کو دوسری طرف دھکیلا جائے گا اور غزہ کی آبادی جو ہے اسے کسی اور طرف لے کر جائیں گے. یعنی آبادی کا رخ غزہ شہر سے خان یونس اور رفح کی طرف موڑا جا رہا ہے, باوجود اس کے کہ وہاں کی آبادی غزہ شہر سے کم ہے. تو غزہ کا جو ایریا ہے وہ سب سے قیمتی پلاٹ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات بھی کی ہے کہ سب سے پہلے لوکیشن دیکھی جاتی ہے. یہ بہت خوبصورت لوکیشن ہے, خوبصورت صاف ستھرا سمندر ہے, بڑا زبردست ساحل ہے خوبصورت, اور اس ساحل کے سامنے ایک زبردست لینڈ ہے. یہاں پہ وسائل بھی ہیں, سمندر کے اندر معدنیات بھی ہیں, پیٹرولیم کے ذخائر بھی ہیں. پھر زبردست قسم کی ایک بندرگاہ ہے جو بن سکتی ہے وہاں پہ, انٹرنیشنل ایئرپورٹ, اور جو مرین کے اوپر ایک ڈرائیو بنے گی بڑی خوبصورت سڑک, وہ بھی جناب اسرائیل کے کنٹرول میں ہوگی. اور جو غزہ کے اندر بجلی آئے گی وہ جناب اسرائیل کے کنٹرول میں ہوگی. جو انرجی آئے گی باقی سارے سورسز اسرائیل کے کنٹرول میں ہوں گے, سڑکیں اسرائیل کے کنٹرول میں ہوں گے. انہوں نے یہ سارا بتایا اس کے اندر. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی مچھلی پکڑنے کے لیے جانا چاہے گا تو وہ جو ہاربر ہے وہ بھی اسرائیل کے کنٹرول کے اندر ہے. ماہی گیر جو ہے وہ مچھلی پکڑنے کے لیے غزہ کے لوگ وہ نہیں جا پائیں گے. اب وہ یہ کہتے ہیں, خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ منصوبہ ظاہر کرتا ہے کہ غزہ کو ایک ایسی کارپوریٹ جیل میں بدلا جا رہا ہے جہاں امیر طبقہ علیحدہ جزیروں پر مریناز میں رہے گا, جبکہ عام فلسطینیوں کو سستی لیبر کے طور پر مخصوص زونز میں رکھا جائے گا جن کا مکمل کنٹرول اسرائیل کے ہاتھ میں ہوگا. یہ نکات ظاہر کرتے ہیں کہ اس منصوبے کا اصل مقصد فلسطینیوں کے معاشی اور سماجی تعلقات کو توڑ کر انہیں چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا تاکہ ان کی اجتماعی مزاحمت کو ختم کیا جا سکے اور ان کی بین الاقوامی قانونی حیثیت کو ختم کر کے انہیں محض ایک مزدور طبقے میں بدل دیا جائے. یہ جناب اس نقشے کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کا ایک رد عمل آیا. اسکاٹ لینڈ کے ایک تاریخ دان ولیم, انہوں نے جو ہے ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی 6 بادشاہ, 3 سابق سوویت یونین کے عہدیدار ہیں, 2 فوجی حمایت یافتہ حکومتیں جن میں پاکستان کی بھی ہے, اور ایک ایسا لیڈر جسے مبینہ جنگی جرائم کی پاداش میں عالمی عدالت انصاف تلاش کر رہی ہے. وہ کہہ رہے جی یہ ٹوٹل پلان ہے. یہ وہ غزہ پیس بورڈ کے اندر شامل لوگ ہیں اور اس کی انہوں نے یہ تعریف کی ہے سمپلی. اچھا, کافی تنقید بھی ہو رہی ہے جو تصاویر پیش کی جیرڈ کشنر نے, کیونکہ دیکھنے میں تو بڑی خوبصورت تصاویر لگتی ہیں, ایسا لگتا ہے گلو گلزار بننے والا ہے غزہ کے اندر, لیکن اس کی قیمت کون چکائے گا؟ اور جو غزہ والے ہیں کیا وہ اس کے مالک رہیں گے بعد میں؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں اٹھ رہے ہیں. پاکستان کے اندر لوگ بہت زیادہ اس پہ رد عمل دے رہے ہیں, غصہ کر رہے ہیں, لیکن رد عمل صرف زبانی کلامی ہے. گراؤنڈ کے اوپر کوئی آنے کی ضرورت کر نہیں سکتا. پاکستان تحریک انصاف نکلتی ہے تو مار مار کے تباہی پھیر دیتے ہیں, گولیاں چلا کے بندے مار دیتے ہیں. تحریک لبیک کے ساتھ جو ہوا وہ آپ سارے اچھی طرح جانتے ہیں. فضل الرحمان صاحب کو اجازت دی جائے گی, ہلکی پھلکی وہ ڈھولکی بجا لیں گے احتجاج کی. جماعت اسلامی کو بھی اجازت مل جائے گی, وہ بھی ہلکا پھلکا احتجاج کر لیں گے. ان کے علاوہ کسی کو احتجاج کی یہ غزہ والے معاملے کے اوپر اجازت نہیں دی جائے گی. یہ بورڈ آف پیس کے اندر جو شمولیت کی ہے اس میں کسی اور کو اجازت نہیں ہوگی. یہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اوورآل جو بہت سارے لوگ اس کے اوپر رد عمل دے رہے ہیں, زیادہ تر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایکچولی غزہ کے جو شہری ہے انہیں سستی لیبر کے اندر تبدیل کر دیا جائے گا. وہ اپنے ہی علاقوں میں مجبور اور محکوم ہو کر زندگی گزاریں گے. اسرائیل کے اختیارات اور طاقت بہت بڑھ جائے گی. ڈونلڈ ٹرمپ کا نہ سب کو شکریہ ادا کرنا چاہیے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سچ بولنے کی عادت ہے نا, وہ بہت سارے مسائل کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتی ہے. اور پاکستان جیسے ممالک کے جو حکمران ہیں نا, ان کے پاس جو مارجن ہوتا ہے اپنی قوم کو بیوقوف بنانے کا اور انہیں پاگل بنانے کا, وہ مارجن ڈونلڈ ٹرمپ ان سے چھین لیتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کرتا ہے صاف صاف بات, یہ اس کی بڑی خوبی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ چیزیں بڑی کلیئر کر دی, اور ڈونلڈ ٹرمپ کی کلیئرٹی کے بعد اب یا تو پاکستان کے حکمران جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا ریکارڈ آپ اٹھا کے دیکھیں, وہ جو کہتا ہے وہی کرتا ہے, وہ جھوٹ نہیں بولتا. تو یہ جناب پاکستانی حکمران کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ فلسطینیوں کے تحفظ کے لیے جا رہے ہیں, جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ نہیں ہم اسرائیل کے تحفظ کے لیے کر رہے ہیں. پاکستانی کہتے ہیں جی ہم حماس کو غیر مسلح نہیں کریں گے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے حماس کا صفایا کریں گے, یہ تو نقطہ نمبر 1 ہے. پھر یہ کہتے ہیں جی ایک الگ ریاست بنے گی وہاں فلسطین کی, جبکہ اس کا کوئی امکان ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا ہی نہیں. پھر یروشلم آزاد اور دارالحکومت بنے گا, اس پر تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی آج تک. اور پھر اسرائیلی قبضہ ختم ہو جائے گا. پاکستان اس قسم کی باتیں یہاں پہ بتاتے ہیں, یہ ملا بھی یہی باتیں بتاتے ہیں, لیکن وہ تو قبضہ مستحکم کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو مزید مضبوط کرنا ہے, تمام خطرات اسرائیل کے لیے دور کرنے ہیں. یہ معاملہ فلسطین تک محدود رہے گا. اب یہ چورن بیچا گیا, لیکن وہ لبنان کو بھی بیچ میں لے کر آئے کہ وہاں پہ حزب اللہ کو بھی مارنا ہے, اس کو جڑ سے اکھاڑنا ہے. وہ کام بھی بہت ضروری ہے. امریکن یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ آپ جانتے ہیں کسی بھی لیول تک جائیں گے, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو مکمل محفوظ بنانے کا عزم کر رکھا ہے, اور اس کے لیے اب وہ یہ فورس استعمال کریں گے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے ہی کہا عرب ملک کی فوجیں نہیں آئیں گی,
साफ कहा। ये जो अरब ममालिक हैं इनकी फौजें नहीं आएंगी, अरब ममालिक के बाहर से फौजें आएंगी। अब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बाहर ममालिक कौन से हैं। दो मुल्क तो बड़े जबरदस्त हैं जो खुद से ये कहते रहे कि हमने जाना है जी, एक तो इंडोनेशिया, दूसरा पाकिस्तान। और पाकिस्तान के कौन से फौजी जाएंगे इसके ऊपर भी एक दावा सामने आ गया कि पाकिस्तान की फौज ने गजा में जाना है। कौन कौन सी फौज के हिस्से ने गजा में जाना है इसके बारे में एक दावा सामने आया, वो दावा भी मैं आपके सामने रख देता हूं। बहरहाल इसराइल के खिलाफ जो जंगी जराइम है उसके ऊपर पाकिस्तान बड़ी बात करता है कि हम तो इसराइल के खिलाफ हैं, जंगी जराइम के ऊपर सजा होनी चाहिए, जबकि यहां पे डोनाल्ड ट्रंप कहते नहीं जी इसराइल के साथ मिलकर काम करेंगे और इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेंगे। तो या तो डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या पाकिस्तानी हुक्मरान झूठ बोल रहे हैं। अगर ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो पाकिस्तानी हुक्मरान झूठ बोलते हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी झूठ बोलती है, पाकिस्तान के हुक्मरान भी झूठ बोलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो बोलता है, वो करता है, वो बिला वजह झूठ नहीं बोलता, उसको जरूरत भी नहीं है। उसने जो जो बातें की थी वो उस तरफ बढ़ रहा है। एक बड़ा ट्वीट शहबाज शरीफ का वायरल हुआ। शहबाज शरीफ साहब ने 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने यही प्लान दिया था ना, तो इसके ऊपर 2020 में उसने क्या रद्देमल दिया था जब इमरान खान की हुकूमत थी, तब शहबाज शरीफ ने लिखा था प्रेसिडेंट ट्रंप्स मिडल ईस्ट पीस प्लान एसेंशियली लिमिटाइजेस Israeli annexation of Jerusalem and illegal settlements on the land of Palestinians. An unjust, biased and oppressive peace plan has rightly been torn into pieces by Palestinians. उस वक्त बहुत खिलाफ थे कि जनाब ये अच्छा है, इसको टुकड़ों में फाड़ के फेंक दिया, फलस्तीनियों ने फर्क कर दिया, ये जो है ना ये बड़ी ज्यादती है, ये बड़ा जुल्म है, ये इलीगल है, ये जनाब गैर कानूनी सेटलमेंट्स करने जा रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का प्लान ठीक नहीं है। उस वक्त शहबाज शरीफ जो है ना इस तरह की बातें करते थे। आज वो शहबाज शरीफ उस तरह की बातें नहीं करते। नाजरीन, अली मुस्तफ़ा है और अली मुस्तफ़ा बताते हैं, ये इनकी जानिब से एक ब्रेकिंग न्यूज आई है। कनाडा में मुकीम टीआरटी के साबिक सहाफ़ी अली मुस्तफ़ा ने यह खबर दी है और ब्रेकिंग न्यूज इनकी यह है कि पाक फौज के यूनिट्स 19 लांसर्स, 13 लांसर्स और 5 हॉर्स को गजा में तैनाती के लिए नामजद कर दिया गया है। अच्छा जी, ये तीनों जो मैंने इनको चेक किया है कि ये तीनों का वजूद है और क्या है और किस तरह है, तो बिल्कुल ये पाकिस्तानी फौज के 3 यूनिट्स हैं और इन्हें पहले भी कई जगहों पर तैनात किया गया है। ये 1857 की जो जंग आज़ादी थी यहाँ पे, उसको कुचलने के लिए भी यूनिट इस्तेमाल हुए थे तीनों, और ये बरतानिया के ताज के ज़ेरे असर पहले तीनों काम करते रहे। बहुत पुराने यूनिट है और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इनको पहले तैनात किया गया है और अब इन तीनों को मुबैना तौर पर इस खबर के मुताबिक गजा भिजवाया जाएगा। इस पर भी DGSPR बता सकते हैं कि ये तीनों यूनिट्स जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, या पाकिस्तानी फौज जाएगी या नहीं जाएगी। वो सवालात के अंदर एक सवाल मैंने इस हवाले से भी रखा हुआ था। नाज़रीन, जाते जाते एक और बड़ी इंटरेस्टिंग आपको मैं खबर देता हूं। पाकिस्तान की अदालतों में ना एक रूल होता था और वो कानून ये था कि अदालतों के अंदर 70 साल से ऊपर की उम्र का जो कैदी है वो जैसे ही अपना केस लेकर आएगा अदालत उसको प्रायोरिटी पे सुनेगी। 70 साल के आदमी की उम्र ज्यादा होती है ना, वो कहते हैं फटाफट सुनो इसको, निकालो इसको बाहर, तो प्रायोरिटी के ऊपर सुनेगी। लेकिन अब एक अदालत की इस्लाहात के नाम के ऊपर एक तब्दीली कर दी गई है और अदालती इस्लाहात में इस उम्र को 70 से बढ़ा के 80 कर दिया गया है। वजह पता क्या है? यास्मीन राशिद साहिबा की उम्र 70 से ऊपर है, इमरान खान साहब की उम्र 70 से ऊपर है, शाह महमूद कुरैशी साहब भी गालिबन 70 से ऊपर है। तो ये जो 70 से ऊपर के कैदी है ना, ये इस सहूलत को हासिल ना कर लें, इसलिए इसको 80 साल कर दिया गया है। आप अंदाजा करिए रिजीम कैसा है। वोट डालने के लिए बंदा मेच्योर होना जरूरी है, 18 से 25 कर दो, और इंसाफ लेने के लिए कैदी का और ज्यादा बूढ़ा होना जरूरी है, तो बंदा 70 से 80 कर दो। ये निजाम एक एक काम भी करता है ना, इमरान खान को ज़हन में रख के करता है। ये कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो करते हुए इमरान खान इनके दिमाग में ना हो। कैसी तबाही फेरी है इस आदमी ने, एस्टेब्लिशमेंट को उस दीवार के साथ लगा दिया, सियासतदानों को इस दीवार के साथ लगा दिया, सबको खड़ा करके सबकी औकात दिखा दी और पाकिस्तान के असल मसाइल पाकिस्तानियों के सामने आ गए। अब दिल करता है तो हल कर लीजिए। 8 फरवरी आ रहा है, पहला इम्तिहान है। अगले वीलॉग में इस पे बात करेंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।